हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट को डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि मेनली अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या, जो पर्सन से संबंधित, वो पर्सन यानी व्यक्ति, संस्था, उससे संबंधित पर्सनल अकाउंट। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या, तो संपत्ति से संबंधित जो भी होगा, असेट्स, उस वो हमारा सारा अकाउंट कौन सा होगा, रियल अकाउंट। और तीसरा कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या, तो हमने कहा जो खर्चे या लाभ से संबंधित होगा, वो सारा अकाउंट कौन सा होगा, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट को हमने डिटेल डिस्कस किया था। आइए आज कहानी आगे बढ़ाई जाए। तो देखिए, अभी तक जो हमने सिक्वल किया लास्ट 2 क्लास में, सबसे पहले देखिए शुरुआत कहां से हुई कि अकाउंट क्या। तो हमने कहा अकाउंट किसी भी व्यवसाय संस्था के लेन देन को रिकॉर्ड करना, जो कि पैसों से संबंधित है, वो अकाउंट है। फिर सवाल आया कि ठीक है, रिकॉर्ड कैसे किया जाए। तो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ अकाउंटिंग सिस्टम की बात हुई, जिसमें मत बताइए कौन से सिस्टम फॉलो करना है, डबल एंट्री सिस्टम। फिर कहा डबल एंट्री सिस्टम ने कहा कि हर लेन देन के 2 पक्ष होंगे, एक का नाम डेबिट और दूसरे का नाम क्रेडिट। फिर आगे बात हुई कि किसे डेबिट करे और किसे क्रेडिट करे। तो आज हमारी मेन चर्चा उसी पे होने वाली है कि लेन देन के जो 2 पक्ष, जिसमें एक को डेबिट करना और दूसरे को क्रेडिट करना है, तो किसे डेबिट और किसे क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, इसी को कंसीडर करने के लिए कुछ आपको रूल्स बनाए गए। उस रूल्स को बेहतर समझने के लिए हमें पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट जानना जरूरी था, और इसीलिए हमने बीच में पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट्स के प्रकार को डिस्कस कर लिया। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे डेबिट और क्रेडिट के नियम। पेज पे लिखते हुए चलेंगे आगे। तो एक हेडिंग डालिए, डेबिट और क्रेडिट के नियम। यानी बेसिकली ये, इसे गोल्डन रूल भी बोला जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बेस पे आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। कोई भी अकाउंटिंग करने के लिए आपको ये रूल जरूर दिमाग में याद रहना चाहिए, और इसीलिए इसको गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान से इसे नोट भी करेंगे और दिमाग में सेट भी करना है हमें। देखिए, ये जो रूल्स बना है डेबिट और क्रेडिट का, यानी इसमें यही बताया गया कि हमने किसे डेबिट और किसे क्रेडिट करना है। इस रूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होगा, रियल अकाउंट के केस में क्या होगा, और नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या होगा। इसीलिए हमें जरूरी था कि पहले हम जान लें कि व्हाट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और वो बात आप अच्छी तरह जान चुके हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पर्सनल अकाउंट के केस में। तो एक हेडिंग डालिए, पहला नंबर, रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति हालांकि हमने कहा थोड़ा वाइड वर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। पर्सन से संबंधित जो भी अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के केस में देखिए कहता है कि लेन देन में एक पर्सन लेगा और एक क्या देगा। तो यहां रूल ये कहता है कि जो पर्सन लेने वाला होगा उसको डेबिट करना, और जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करना। इसी को शॉर्टली कहा जाता है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यानी आप लेन देन दिया रहेगा, उस लेन देन में देखना है कि जो पाने वाला होगा उसको डेबिट कीजिएगा और जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट कीजिएगा। इसको एग्जांपल वाइज भी आज हम लोग डिटेल बात करेंगे, पहले नोट कर लेंगे हम लोग। पहला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लिखेंगे इसी बात को। यहां पे हिंदी में भी लिख देते हैं। पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से लिखेंगे आप लोग। पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट। बताइए, पर्सन व्यक्ति से संबंधित है, तो पर्सन या तो पाने वाला होगा या देने वाला होगा। तो यदि वो पाने वाला है तो उसको हमने क्या करना है, डेबिट, और देने वाला उसे क्रेडिट। ध्यान से पहले से नोट डाउन करेंगे इसको, फिर एग्जांपल वाइज भी समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल सिंपल,
पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट। अंग्रेजी में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाला, और क्रेडिट द गिवर, गिवर का मतलब देने वाला। ठीक है जी, नोट कर लिया? तो आइए रूल को आगे बढ़ाएं। ये तो था पर्सनल अकाउंट का रूल, आगे बढ़िए। अब बात किसकी होगी? रियल अकाउंट की। तो लिखिए तो पॉइंट नंबर 2, रूल्स फॉर रियल अकाउंट। तो देखिए रियल अकाउंट क्या है? वो असेट से संबंधित है, बात वही करनी है हमें, बस चूंकि पर्सन से संबंधित था पर्सनल अकाउंट, इसलिए लैंग्वेज ये रूल में यूज किया कि पर्सन पाने वाला होगा तो डेबिट और पर्सन देने वाला होगा तो क्रेडिट। लेकिन अब बात हो रही है रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू संपत्ति, असेट्स। तो कहता है कि जब संपत्ति आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट, यानी आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। और इसी बेस पे एक ओवरऑल रूल में कहा जाता है डेबिट क्रेडिट के नियम में कि ध्यान रखो, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। हमेशा लेन देन में देखिए कि जो आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो लिखिए जरा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आया वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है जी, लिख लेंगे इसे, यानी हिंदी में भी लिख देते हैं, आने वाली संपत्ति डेबिट तथा जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से नोट भी करेंगे और ये आपके दिमाग में याद भी रहना चाहिए। आने वाली संपत्ति डेबिट तथा जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। ये किसका रूल है? रियल अकाउंट का। तो डेबिट और क्रेडिट के नियम हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पर्सनल अकाउंट से संबंधित था, उसमें क्या था? पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। और ये है रियल अकाउंट का नियम जो कि संपत्ति से संबंधित होता है रियल अकाउंट। तो कहा आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। नोट कर लिया इसे आपने? ध्यान से इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट करेंगे। तो देखिए एक पर्सनल अकाउंट से रियल संबंधित हो गया, रियल अकाउंट से संबंधित। अब तीसरा बताइए कौन सा अकाउंट था? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो विच इज वो रिलेटेड टू एक्सपेंसेज, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, उससे रिलेटेड अकाउंट वो कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो आइए देखें रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के नियम पहले देखिए, नियम पढ़ने से पहले नॉमिनल अकाउंट क्या होता है जरूर दिमाग में सोचे। तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, कोई भी खर्चा या हानि हुआ या लाभ या इनकम हुआ तो वो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। उसी बेस्ड पे नियम होता है कि यानी 2 पार्ट में बढ़ गया, या तो खर्चा या तो लाभ। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि खर्चे या हानि को डेबिट कीजिए और इनकम या प्रॉफिट को क्रेडिट कीजिए। खर्चे हानि यानी लॉस आपका अगर हो रहा है, कोई भी एक्सपेंसेज हो रहा है उसको डेबिट, और इनकम या प्रॉफिट यानी लाभ या आय हो रहा है तो उसको आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो उसी बेस पे 2 लाइन लिखे, डेबिट द एक्सपेंसेज या लॉस। कोई भी एक्सपेंसेज या लॉस हुआ तो उसको डेबिट करें, और क्रेडिट द इनकम या प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सपेंसेज लॉस वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इनकम या प्रॉफिट वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, तो इसको सिंपल लिख सकता है, एक्सपेंसेज, या इसको हिंदी में लिख दे खर्चे या हानि को
डेबिट करें और दूसरी तरफ आय, इनकम को आय बोलते हैं, या लाभ को क्रेडिट करें, खर्चे हानि को डेबिट करें तथा इन आय या लाभ को क्रेडिट करें। बस यही 3 पॉइंट होते हैं डेबिट और क्रेडिट के नियम, खत्म बात। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट में आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में खर्चे या लॉस को डेबिट करेंगे और इनकम या प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। इतनी बात तो हर हाल में आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इससे ये बुनियाद है आपके अकाउंटिंग की। अगर ये बात ही आपको नहीं पता रहा, मेमोराइज नहीं रहा, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप अकाउंटिंग कर पाए। इसी बेस पे ही अकाउंटिंग होती है। तो इसीलिए बार बार इसको पढ़ें, लिख के प्रैक्टिस करें, दिमाग में सोते जागते एकदम सेट होना चाहिए 3 लाइन का नियम। ठीक है जी। अब आइए इसको यूज करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना के, जिससे और बेहतर क्लियरेंस होगा। तो आइए चलिए देखिए, कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं पहले एग्जाम्पल 1, मैं पहले कोई लेन देन पहले मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए नगद फर्नीचर खरीदा, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं परचेज फर्नीचर इन कैश। देखिए इसी को बोलते हैं लेन देन। ये आपको दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन के माध्यम से दिया जाएगा या प्रैक्टिकल दुनिया में आएंगे तो रॉ डेटा के रूप में दिया जाएगा। आपको क्लाइंट बताएगा, बिजनेसमैन बताएगा कि हाँ भाई लो जी, ये हमने लेन देन किया, ये फर्नीचर खरीदा, ये माल बेचा, माल खरीदा है हमने, राम को इतना पैसा दिया, उससे इतना लिया। ये लेन देन आपको दिया जाएगा और उससे आपको अकाउंटिंग करनी होगी। तो यही लेन देन आपको मिला है, नगद फर्नीचर खरीदा गया है। अब कहा गया कि इसको आप रिकॉर्ड कीजिए, इसकी अकाउंटिंग कीजिए। तो ध्यान से देखिए इसी की अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें इसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा और हमें यह तय करना पड़ेगा कि इसमें कौन से वो 2 अकाउंट है। थोड़ा सा यही बात टिपिकल होता है और थोड़ा ये अनुभव से आता है, ध्यान से समझना होगा। 2-4 केसेस आप करेंगे, 10-20 बार करेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में आएगा। ट्रांजैक्शन या परचेज फर्नीचर इन कैश, इसका मतलब ध्यान से देखिए कि इसमें एक वर्ड आ रहा है फर्नीचर और एक कैश, यानी नगद में फर्नीचर खरीदा। तो उसी बेस पे अगर 2 अकाउंट की बात की जाए तो एक तो अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट, लिखते भी चलिएगा, और दूसरा एक अकाउंट बनेगा हमारा कैश अकाउंट। देखिए यही थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अभी के लिए तकलीफ है। तो इसको पहले हमने हमेशा याद रखा, लेन देन के 2 पक्ष होंगे। अब वो 2 पक्ष कौन होगा ये पहले ध्यान से तय करना होगा। ना ये 3 हो सकता है ना ये 1 हो सकता है, 2 ही पक्ष हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या था, हमने फर्नीचर खरीदा है नगद में, ताना जाना आया होगा, फर्नीचर गया होगा नगद, उस बेस पे हमने 2 अकाउंट बनाया, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। चलिए इसके बारे में धीरे धीरे हमने कहा कि ये 2 अकाउंट तय करना प्रैक्टिस होगा। अभी इतना याद रखिए कि लेन देन को ध्यान से देख के हमको उसमें से 2 अकाउंट चूज करना होगा कि 2 अकाउंट कौन सा हो सकता है। ना ये 2 से कम होगा और ना ये 2 से ज्यादा होगा। तो कौन से 2 अकाउंट आना चाहिए ये थोड़ा आपको अनुभव आएगा तो और बेहतर तय करना सीख जाएंगे। लेकिन अब आइए अगला सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। बताइए कि ये जो फर्नीचर अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट हुआ। यह 3 ऑप्शन, एक तो कौन सा 3 विकल्प है आपके पास, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो क्या आप बता सकते हैं फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? सोचिए, बिल्कुल सही सोचा, ये आपका रियल अकाउंट है। फर्नीचर बताइए, ये एक संपत्ति है ना आपकी, और संपत्ति से संबंधित बताइए कौन सा अकाउंट होता है, वो रियल अकाउंट होता है। तो यहां पे हम मार्क करेंगे कि ये है
रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। ठीक है जी। दूसरा बताइए कैश अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होगा? तो कैश तो सबसे बड़ी संपत्ति है, तो इसीलिए कैश अकाउंट भी आपका कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। तो हमने टाइप्स तय कर लिया कि फर्नीचर रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट है। तो बताइए अब फर्नीचर रियल अकाउंट है, डेबिट होगा या क्रेडिट? तो अभी उसी नियम पे अप्लाई करना है। तो रियल अकाउंट का नियम बताइए क्या कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है कि आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो अब आप देखिए लेन देन में कि कह रहा है नगद फर्नीचर खरीदा। आपने फर्नीचर अगर खरीदा तो बताइए क्या आया और क्या गया? तो निश्चित रूप से अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आया है। बताइए आया होगा कि नहीं? फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, और बदले में बताइए पैसा देकर गए होंगे आप, इसका मतलब पैसा गया, कैश गया। और इसी आधार पे बताइए फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश चूंकि वो गया है इसलिए बताइए कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रेडिट। समझ आ रही है बात? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। नियम वही लगाया हमने कि जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। नोट कर लीजिए इसे। बताइए हो गई नोटिंग? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ध्यान से कुछ एग्जाम्पल बेस पे उस नियम को हमें समझना है और बेहतर तरीके से। एग्जाम्पल 2, नगद भवन बेचा, सोल्ड बिल्डिंग इन कैश। भवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल्डिंग। इस बार क्या हुआ? हमने बिल्डिंग को बेचा है। सवाल वही है कि इसका डेबिट क्रेडिट करना है हमें। तो आइए देखें, पहला काम क्या होता है हमारा? इसका दो पक्ष तय कर लीजिए। तो बताइए इसमें कौन सा दो पक्ष होना चाहिए? एक होगा आपका बिल्डिंग अकाउंट और दूसरा होगा आपका कैश अकाउंट। दो पक्ष तय हो गया। बिल्डिंग बताइए कौन सा अकाउंट? तो इस बार भी बिल्डिंग संपत्ति है इसलिए रियल अकाउंट। कैश बताइए कौन सा अकाउंट? तो ये भी आपका रियल अकाउंट। कौन डेबिट कौन क्रेडिट? तो इस बार बताइए भवन आपने बेचा है तो भवन आया या गया? तो इस बार बिल्डिंग गया, तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो बिल्डिंग तो इस बार गया चूंकि आपने बेचा है, तो बिल्डिंग आपका गया। तो बताओ बिल्डिंग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रेडिट। और बताइए बदले में पैसा आया होगा तो इसलिए कैश क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। समझ आ रही है बात? बताइए नोट कर लीजिए फटाफट एग्जाम्पल 2। हो गई नोटिंग? चलिए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल 3। ठीक है,
राम को नगद भुगतान किया। ये सब लेन देन है जो हमने बताया, क्वेश्चन में दिया रहेगा। राम को नगद भुगतान किया, अंग्रेजी में से कह सकते हैं कैश पेड टू राम। अब आइए, इसका हमें फिर वही डेबिट और क्रेडिट करना है। पहले दो अकाउंट तय करना होगा। तो इस बार देखिए, राम को नगद भुगतान किया, तो इसमें यदि दो अकाउंट की बात की जाएगी तो एक तो हमारा आ जाएगा राम्स अकाउंट और एक दूसरा कैश भुगतान किया तो फिर से आएगा कैश अकाउंट। यही हमने कहा, दो अकाउंट तय करना थोड़ा सा अनुभव में आएगा। अभी बस इतना सीखिए कि लेन देन में ध्यान से पहचान के हमें दो अकाउंट निकालना होगा, ना तीन हो सकता है ना एक हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, राम अकाउंट कौन सा अकाउंट, पर्सनल या नॉमिनल? आइए, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक। और कैश अकाउंट कौन सा, ये तो अभी बहुत बार देख लिया, ये होगा हमारा रियल अकाउंट। तो इस बार देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, लेन देन क्या है, राम को नगद भुगतान किया। तो इसमें बताइए राम पाने वाला है या देने वाला? पर्सनल अकाउंट का नियम क्या था, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो बताइए यहां पे राम पाने वाला या देने वाला? तो बोला राम को नगद भुगतान किया, तो यहां पे राम यहां पाने वाला है। राम को आपने नगद भुगतान किया, तो बताओ भुगतान किया होगा तो राम पैसा पा रहा होगा ना, तो इसीलिए राम यहाँ पे पाने वाला है, इसलिए राम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बताइए यदि आप राम को भुगतान किए तो कैश आपका आया या गया? तो निश्चित रूप से कैश आपका गया, तो इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बात भी तय ध्यान रखिएगा कि एक डेबिट होगा तो दूसरा निश्चित क्रेडिट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों डेबिट हो जाए या दोनों क्रेडिट हो जाए। तो ये सब क्लू देते हैं कि कभी कंफ्यूजन हो तो कोई एक भी तय कर लो तो दूसरा उसी बेस पे हो जाएगा। और कैश सबसे आसान होता है तय करना कि कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर आपके लेन देन में कैश आया है तो देखिए कैश आया या गया, और वो तय हो जाएगा तो दूसरा वैसे ही तय हो जाएगा। तो इस बेस पे आपने करना है, एक डेबिट तो दूसरा जरूर क्रेडिट होगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 4। सोहन से नगद प्राप्त किया, अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। फिर हमें इसका दो अकाउंट खोलना होगा। कौन कौन सा दो अकाउंट होगा? कुछ बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर ये है तो हम लोगों का हिंदी मीडियम, तो जो अकाउंट खोल रहे हैं तो सर वो अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आपको अकाउंटिंग अंग्रेजी में ही करनी होगी। और प्रैक्टिकल दुनिया में भी कहीं भी अकाउंटिंग आपको अंग्रेजी में ही करनी होगी। इसीलिए जो अकाउंट लिखा जा रहा है, चाहे वो कैश अकाउंट हो, बिल्डिंग अकाउंट हो, फर्नीचर अकाउंट हो, वो इंग्लिश में लिखा जा रहा है। क्योंकि अकाउंटिंग आपको हर हाल में, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, ये आगे आप जब बुक भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो वर्ड आपको इंग्लिश में लिखनी होगी, और इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आसान है हिंदी से, इसीलिए प्रैक्टिकल दुनिया में उसको इंग्लिश में रखा गया है। तो इसीलिए उसकी चिंता ना करो, बस कुछ वर्ड पावर आपको बढ़ाना होगा। जैसे भवन को अंग्रेजी में बिल्डिंग कहते हैं, फर्नीचर को जाने, कैश को जाने, ये सब कुछ वर्ड आपको धीरे धीरे सीखते जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये बताइए, यहां पे रोहन से नगद प्राप्त किया, कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, सोहन से नगद प्राप्त किया, कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। तो इसमें दो अकाउंट क्या देना चाहिए हमें, एक दे देना चाहिए हमें सोहन अकाउंट। ये पोस्ट ऑफिस इसका मतलब क्या होता है, सोहन का अकाउंट। तो कभी भी किसी का नाम आए तो उसमें पोस्ट ऑफिस एस लग जाता है। थोड़ी बहुत ऐसी अंग्रेजी हम लोग पढ़े होंगे पहले। और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। आइए बताइए, सोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ, ये हुआ पर्सनल अकाउंट। और कैश अकाउंट ये तो कई बार आ गया, ये है आपका रियल अकाउंट। ठीक है जी। तो बताइए जी, कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो फिर लेन देन को ध्यान से देखिए, सोहन से नगद प्राप्त किया, इसका मतलब कि कैश हमारे पास आया, हमने नगद प्राप्त किया। देने वाला कौन, तो सोहन। सोहन से नगद प्राप्त किया, इसका मतलब सोहन दे रहा होगा, हम ले रहे होंगे। तो बताओ यहां सोहन अकाउंट, वो क्या करें हम इसको, तो ये पाने वाला या देने वाला, तो ये हो गया देने वाला। और हमारा नियम क्या कहता है कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो सोहन यहां पे हुआ देने वाला, और इसलिए बताइए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कैश बताओ इस बार ये आया या गया, तो आया, तो बिल्कुल आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो इसलिए बताइए इसको क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश आपके पास आया है। तो बिल्कुल तय है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ रहा है, आगे बढ़ते चलिए, नोट पे ध्यान से करते चलेगा एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। लिखे वेतन दिया, अंग्रेजी में कह सकते हैं सैलरी। वेतन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैलरी पेड, सैलरी पेड। देखिए ऐसे ऐसे कुछ वर्ड अकाउंट में आएंगे तो उसका अंग्रेजी भी जानना होगा, तो इसलिए थोड़ा समझिए वर्ड मीनिंग, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में चिपक जाएगा। कोई भी फिर भी आपको नया अंग्रेजी का वर्ड मिले आप हमसे जरूर पूछें। ठीक है जी, आइए वेतन दिया, सैलरी पेड किया। चलिए इस बार फिर पहला काम क्या होगा, दो अकाउंट तय करना। बताइए, तो एक हो जाएगा सैलरी, और पेड है तो एक हो जाएगा कैश अकाउंट। देखिए कुछ बच्चे इस लेन देन में ढूंढ रहे होंगे, सर नगद वेतन दिया, ऐसा कहां है, वेतन दिया केवल है। तो बताइए जी, वेतन दिया तो निश्चित पैसा ही ना दिया होगा वेतन में, तो कैश इस वर्ड में बताइए छुपा हुआ है कि वेतन दिया में, बताइए वेतन जो दिए होंगे तो पैसे में ना दिए होंगे, नगद ही दिए होंगे ना। तो जरूरी नहीं कि बार बार नगद वर्ड यूज करेगा। जैसे राम को भुगतान किया, अगर इतना भी लिख सकता है, सोहन से प्राप्त किया, तो इसका मतलब बताइए भुगतान किया तो मतलब पैसा दिया होगा, प्राप्त किया का मतलब कैश आया होगा। तो इसीलिए कैश नगद बार बार लिखे जरूरी नहीं है, आपको ये भी समझना है। तो वेतन दिया है तो नगद में गया होगा, तो इसीलिए कैश छुपा हुआ है इसमें, तो सैलरी अकाउंट और दूसरा बना कैश अकाउंट। अब मुझे ये बताइए सैलरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल या नॉमिनल, तो क्या ये पर्सन है, नो। ये बताइए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये खर्चा या आमदनी का सूचक है, बहुत डिटेल हमने बात की थी इस पर। तो सैलरी अकाउंट बताइए कौन सा अकाउंट हुआ, ये हुआ नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट तो आपको अच्छी तरह पता है, ये हुआ हमारा रियल अकाउंट। ठीक है जी, अब बताइए कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो आइए पहली बार आया नॉमिनल अकाउंट, सैलरी। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल लिखा होगा आपने कि यदि वो खर्चा या हानि है, एक्सपेंसेज या लॉस है, तो उसको डेबिट करना।
और यदि वो आय या लाभ है, इनकम या प्रॉफिट है, तो उसको क्रेडिट करना। ध्यान से अपने कॉपी में देखिए कि आपने ऐसा ही लिखा है ना कि खर्चा या हानि, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, थोड़ा उल्टा लगेगा लेकिन ध्यान से याद रखें कि खर्चा या हानि को डेबिट करो और आय या प्रॉफिट को क्रेडिट करो। अब मुझे ये बताइए कि ये सैलरी अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट या क्रेडिट? तो ट्रांजैक्शन को पढ़िए ध्यान से। वेतन दिया, तो जैसे वेतन दिया की बात हुई तो इसका मतलब कि ये सैलरी खर्चे का सूचक है। यदि यही वेतन मिला होता तो हमारे लाभ का, हमारे इनकम का सूचक होता, लेकिन वेतन दिया है तो इसलिए ये आपके खर्चे का सूचक है। और खर्चे का सूचक है तो बताइए खर्चा क्या? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है और इसीलिए इसको करना डेबिट। और कैश गया होगा, वेतन देने में कैश जाएगा तो अंडरस्टूड वो हो जाएगा क्रेडिट। लिखे, ध्यान से लिखें। हो गई नोटिंग? चलिए एक लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6। ब्याज मिला, ब्याज मिला, इसको ब्याज को अंग्रेजी में बोलते इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है। आइए इसका पहले दो पक्ष लिखते हैं, कौन कौन सा होना चाहिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी, आप थोड़ा मार्क कर सकते हैं। यह इंटरेस्ट अकाउंट एक, ब्याज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और दूसरा मिला होगा तो नगद में ही मिला होगा, तो दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट? तो पढ़ा है, ये भी आपके एक आय का सूचक है। अगर आपका मिला है तो इसके लिए इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट, इस पे चर्चा हम लोग लास्ट क्लास खूब कर चुके हैं। और कैश तो है ही आपका रियल अकाउंट। अब बताइए किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे? तो इस बार देखिए इंटरेस्ट मिला है आपको, तो बताइए ये इंटरेस्ट मिला तो ये इनकम का सूचक है। यही हमने इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ता तो हमारा खर्चा होता, लेकिन ब्याज अगर आपने प्राप्त किया है तो आपके लिए आमदनी हो गई, इनकम हो गया। और इनकम को बताइए, नॉमिनल अकाउंट के रूल को देखिए, इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए इसे हम करेंगे क्रेडिट। और कैश बताइए, कैश मिला होगा, ब्याज मिला है तो पैसा आया होगा, और आया होगा तो इसलिए इसको करना है डेबिट। तो खूब ध्यान से नियम पड़ेगा। ये तो तय है कि एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा अब आपको ट्रांजैक्शन में किसे डेबिट करो किसे क्रेडिट, हमने कहा ना सबसे बड़ी जंग अकाउंटिंग की यही होती है कि लेन देन में ये तय करना कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट, और उसकी तो आज शुरुआत हुई है, पहला दिन है। तो इसीलिए इसी में हमें खूब अच्छे से समझना है, थोड़ा वक्त देना है। धीरे धीरे आप इसके अच्छे से यूज्ड टू हो जाएंगे तो आप खुद तय करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट। बट अभी शुरुआत है, ध्यान से इसको कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं। आपने वो सारे नियम को याद रखने हैं और कुछ हमारे लेन देन देखे उसको अच्छे से आप एग्जाम्पल को चेक कीजिएगा। इसी आधार पे कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बनाने के लिए, तो नोट कीजिएगा आप लोग। ये हो गया नोटिंग। अब आइए लिखें होमवर्क। देखिए निम्नलिखित लेन देन
लेन देन को बताओ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। का डेबिट और क्रेडिट निर्धारित करें। आइए लिखिए नंबर 1, पहला नगद मशीन खरीदा, परचेज मशीनरी इन कैश। नंबर 2, रोहन से नगद प्राप्त किया। अभी लिख लीजिए, मैंने कहा सिर्फ प्राप्त किया अभी लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि नगद ही है। नगद प्राप्त किया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। ठीक। नंबर 3, ध्यान से नोट करते चलें। प्रकाश को भुगतान किया, पेड टू प्रकाश। नंबर 4, किराया दिया, रेंट पेड। नंबर 5, नगद फर्नीचर बेचा, फर्नीचर सोल्ड इन सोल्ड इन कैश। तो देखिए ये 5 लेन देन है। इस लेन देन को जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि आप उसका डेबिट क्रेडिट निर्धारित करेंगे, पहले 2 अकाउंट बना लेंगे वैसे ही, और उसमें फिर तय करेंगे कौन सा अकाउंट है, और उसके बाद उसको डेबिट और क्रेडिट तय करना है। तो प्लीज ये ध्यान से होमवर्क करेंगे। होमवर्क आपको असाइनमेंट में सबमिट करना होगा। सारे बच्चे होमवर्क बना के असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कॉल करके वो जरूर हमसे बात कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।